हेलो एवरीवन। सभी लोगों का स्वागत है फ्रेंड अनअकैडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं राजेश शर्मा आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो लेट्स बिगिन फ्रेंड। फ्रेंड आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इंडियन पॉलिटी का करंट जो डेवलपमेंट हुआ है और 2021 के प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है फ्रेंड। और आईएएस है, पीसीएस है, जो भी एग्जाम आप दे रहे हैं, तो इंडियन पॉलिटी में जो डेवलपमेंट है, करंट डेवलपमेंट, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा उसको है सो मैं आपको डिस्कस करूंगा फ्रेंड। तो और ये इन्वायरमेंट का भी है, इन्वायरमेंट भी मैं करा रहा हूँ और इंडियन पॉलिटी भी करा रहा हूँ फ्रेंड, और इंडियन इकोनॉमी का भी लेके आऊँगा जल्दी। तो स्टार्ट करते हैं। और उसके पहले मैं आपको अनअकैडमी के बारे में बता दूं फ्रेंड। अनअकैडमी इंडिया का बेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, बिल्कुल ज्वाइन करें आप। अपने प्रिपरेशन को स्ट्रीमलाइन करें। आप ज्वाइन करते हैं तो आपको डेली लाइव क्लासेस मिलेंगी, स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिलेगा, लाइव टेस्ट है, क्विज प्रोग्राम है, अनलिमिटेड एक्सेस कर सकते हैं आप। और सबसे पहले अनअकैडमी का ऐप आप लोग डाउनलोड कर लीजिए फ्रेंड। और मेरा नाम राजेश कुमार शर्मा है। काफ़ी लंबे समय से आईएएस एस्पिरेंट्स को गाइड कर रहा हूँ। काफ़ी लोगों का सिलेक्शन हुआ है, आप भी शामिल हो सकते हैं। मेरे कोड का इस्तेमाल करें, आपको बेहतर गाइडेंस मिलेगी फ्रेंड। और टेलीग्राम लिंक है, इसको आप सब्सक्राइब कर लें, तो इससे आपको मेरे सारे क्लास के नोटिफिकेशन, अनअकैडमी पे जो क्लासेस हो रही हैं, जो स्पेशल क्लासेस हो रही हैं, जो ऑप्शनल क्लासेस हैं, यूट्यूब की क्लासेस हैं, बहुत सारी क्लासेस हैं, तो सारी क्लासेस की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेंगी। क्लासेस आपकी छूटेगी नहीं। और सारे नोट्स वगैरह भी आपको टेलीग्राम पर मिलते रहेंगे। तो ज्वाइन करने पर आपको इंडिया के बेस्ट एजुकेटर आपको एक प्लेटफॉर्म पर मिलते हैं, जिससे आप अपनी प्रिपरेशन को बेहतर कर पाते हैं। एक क्लियर कट आपको रोड मैप मिलता है फ्रेंड। तो बिल्कुल ज्वाइन करें, इतने सारे कोर्सेज आपके चल रहे हैं यहाँ पर। और जो फी आपका है फ्रेंड, तो प्लस का जो फी आपका है 1 ईयर का, 2 ईयर का और 3 ईयर का, ये डिस्प्ले कर रहा है, आप देख सकते हैं। मेरे कोड का यूज करें, RKS10 है। इसमें आपको 10% डिस्काउंट हो जाएगा और आप ईएमआई के थ्रू भी पे कर सकते हैं। बहुत मिनिमम ईएमआई है, क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं और घर बैठे तैयारी कर सकते हैं। आइकॉनिक के अंतर्गत आपका फ्रेंड 1 ईयर का, 2 ईयर का और 3 ईयर का है। तीनों मतलब है आपके प्रोग्राम। या तो 1 साल का लें, या तो 2 साल का लें और 3 साल का लें। तो जो लोग 12th पास किए हैं या बीए पार्ट 1 में हैं, फर्स्ट ईयर में हैं, तो बिल्कुल वो लोग 3 साल के लिए ज्वाइन करें। इसमें भी आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। मेरे कोड का इस्तेमाल करें, RKS10 मेरा कोड है। और इसमें आप ईएमआई के थ्रू पे कर सकते हैं। और इसके अंतर्गत आपका ऑप्शनल है। ऑप्शनल काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो आपके सिलेक्शन में, इसलिए इम्पोर्टेंट ऑप्शनल को विशेष रूप से ध्यान दें। ऑप्शनल है, ऐसे है, ये सब चीज़ों पर, क्योंकि इससे आपका सिलेक्शन, इसी से आपका सिलेक्शन होता है फ्रेंड। क्योंकि अगर इसको आप इग्नोर करेंगे तो दिक्कत होगी, इसलिए इस पर ऐसा विशेष रूप से ध्यान दें। इसमें भी आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और बैचेस जो आपके हैं 2021 के लिए, 2022 के लिए, 2023 के लिए बैचेस आपके स्टार्ट होने वाले हैं 11 जनवरी से, ठीक है ना। तो इसमें आपका मिशन 2021 जो आपका है 6 मंथ का कोर्स है, लक्ष्य कोर्स है, ठीक है, 6 महीने के लिए एक्सपेडिशन कोर्स है। तो ये सारे कोर्सेज को आप देख सकते हैं, इतने सारे कोर्सेज आपके लाया गया है फ्रेंड 2022 के लिए, 23 के लिए टॉप एजुकेटर के द्वारा किया जा रहा है। इसमें देख सकते हैं आपका फ्रेंड कि जो फी आपका है, फी में आपका 12 मंथ्स का जो कोर्स आपका है फ्रेंड, तो ये जो आपका कोर्स है, इसमें आपका कॉम्बो ऑफर है, जिसके अंतर्गत आप जीएस एंड ऑप्शनल के साथ इसमें करेंगे तो आपको इसमें इतना पेमेंट करना होगा। और फिर 24 मंथ का, 2 साल का है, और फिर आपका 3 साल का है। और यहाँ पर भी आप मेरे कोड का इस्तेमाल करेंगे, आपको बेनिफिट होगा। आइकॉनी का प्राइस हाइक होने वाला है फ्रेंड, तो उसके पहले ज्वाइन कर लें तो आप काफ़ी अच्छे हो जाएगा। और मेरे कोड का इस्तेमाल करें, बेहतरीन गाइडेंस आपको मिलेगा, सारे नोट्स वगैरह सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छे तरीके से। तो लेट्स बिगिन। आज हम लोग बात करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी में, और जो करंट डेवलपमेंट हुआ है, तो मेन मेन टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। तो इसके अंतर्गत हम लोग इसका डिस्कस करेंगे फ्रेंड। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि सबसे पहला एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम लोग बात करेंगे। सिर्फ बहुत सारे टॉपिक हैं, तो समय समय पे मैं आपको सारा कराते जाऊंगा। और 2021 के लिए, यूपीएससी के लिए, प्रीलिम्स के लिए करा रहे हैं, जिसमें मैं आपको इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी में जो डेवलपमेंट है उसको भी करा रहा हूँ। जो इंडियन पॉलिटी
में डेवलपमेंट है, जो नई-नई चीज़ें हो रही हैं और इंडियन इकोनॉमी का भी लेके आऊँगा। तो ये 3 चीज़ों पर मेरा फ़ोकस रहेगा, जो करंट डेवलपमेंट है उस पर आपको समय-समय से अवगत कराएँ, जिससे आप एग्ज़ामिनेशन में बेहतर परफ़ॉर्म कर पाएँ। एक आपका टॉपिक है फ्रेंड, मिशन कर्मयोगी, ठीक है ना? नाम सुना होगा आप लोगों ने। तो मिशन कर्मयोगी जो आपका है ये 2 सितंबर 2020 को, ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि 1 साल का करंट आपका ज़रूरी है, करीब-करीब 14 से 15 महीने का करंट आपको पूरा पॉलिटी का क्लियर होना चाहिए, ठीक है, 14 टू 15 मंथ, ठीक है, कम से कम 14 महीने का तो आपका क्लियर होना ही चाहिए फ्रेंड। और इसके अंतर्गत फिर मैं आपको जैसे बता रहा हूँ, एनवायरनमेंट और आपका इंडियन पॉलिटी और आपका इंडियन इकोनॉमी, ठीक है ना? और साथ में आपका ज्योग्राफी में जो करंट डेवलपमेंट है। तो ये 4 सेक्शन पर मैं आपको लेके चलूँगा और बेहतरीन तरीके से आपका कंप्लीट कराऊँगा। तो 2 सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में, ठीक है, प्रधानमंत्री अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने, कैबिनेट ने, ठीक है, मिशन कर्मयोगी, ठीक है, तो मिशन कर्मयोगी जो है आपका ये नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग, ठीक है ना? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मिशन कर्मयोगी राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता विकास कार्यक्रम, नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे इसको, एनपीसीएससीबी को स्वीकृति प्रदान की गई है, ठीक है ना? तो मिशन कर्मयोगी किससे संबंधित है फ्रेंड? तो ये संबंधित है सिविल सेवा, जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनका कैपेसिटी बिल्डिंग कैसे हो सकता है, वो कैसे बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है? तो उसके अंतर्गत इसका इसकी घोषणा की गई फ्रेंड। इसमें अंतर्गत क्या है? ये मिशन कर्मयोगी जो आपका है ये 6 पिलर ऑफ द नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग, ठीक है? ये 6 पिलर क्या है? जैसे पॉलिसी फ्रेमवर्क, ठीक है, पॉलिसी फ्रेमवर्क को बेहतर करना, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क ये पिलर है, ठीक है, इस पर आधारित है। कॉम्पिटेंसी फ्रेमवर्क को डेवलप करना, डिजिटल लर्निंग फ्रेमवर्क आईजीओटी कर्मयोगी, ठीक है, और द इलेक्ट्रॉनिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम एंड द मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन फ्रेमवर्क। तो इसको ध्यान रखना है, ये आपका जो मिशन कर्मयोगी है ये 6 पिलर पर आधारित है, ठीक है। और मेन जो क्या होता है, इस क्यों किया गया, आप सोच रहे होंगे कि मिशन कर्मयोगी जो है ये क्यों चर्चा में है, क्यों लाया गया इसको? तो मेन लाना ये होता है फ्रेंड कि जो सिटीजन हैं, देश के जो नागरिक हैं, जो इस देश में रहते हैं, उनको गुड गवर्नेंस दिया जाए। उनका गवर्नेंस का मतलब ऑलरेडी आपको पता है, मैं बार-बार बोलता हूँ, देखभाल करना, गवर्न करना। तो सिविल सर्विसेज जो सिविल सर्वेंट्स हैं, उनका परफॉर्मेंस बेहतर कैसे हो, उसके लिए इस चीज़ को लाया गया था, ठीक है ना? इसके लिए गाइडलाइंस प्रिंसिपल क्या है, ठीक है ना? इसके लिए गाइडलाइंस प्रिंसिपल क्या है? तो जो सिविल सर्वेंट्स हैं, जो सिविल जो सेवक जो हैं, उनके जो पद की आवश्यकताओं के अनुसार, ठीक है, जो आवंटित कार्य हैं, जो अलॉटेड वर्क हैं, ठीक है, और उनकी कैपेसिटी को बिल्ड करके, ठीक है, उनकी कैपेसिटी को बिल्ड करके बेहतर तरीके से काम करें और वो रूल बेस्ड काम न करें, केवल नियम आधारित न रहें, ठीक है। उनमें रोल प्ले होना चाहिए, भूमिका आधारित होना चाहिए और एक मानव संसाधन प्रबंधन को अपनाया जाएगा, ह्यूमन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को अपनाया जाएगा। ऐसा नहीं कि केवल मतलब नियम को लेके ध्यान में चल रहे हैं, ठीक है? क्योंकि जो प्रशासन होता है, ठीक है? शासन और प्रशासन जो है ये कंडीशन बाउंड होता है, परिस्थिति परक होता है फ्रेंड। परिस्थितियों के अनुसार इसमें बदलाव होने ज़रूरी हैं, ठीक है ना? तो इस समय-समय पर बदलाव होते हैं तो उससे संस्था और चीज़ें जो हैं वो प्रासंगिक बने रहती हैं, ठीक है? और यहाँ पर दूसरा आपका पॉइंट है फ्रेंड, जैसे आपका जो लर्निंग है, ऑफ साइट लर्निंग को बेहतर बनाते हुए ऑन साइट लर्निंग पर बल दिया जाएगा। ऑन साइट मतलब कि केवल किताबी ज्ञान ना हो, ठीक है? केवल प्रशिक्षण के दौरान नहीं, जहाँ पर चीज़ें हो रही हैं, तो वहाँ पर काम करते हुए सीखना। तो लर्निंग जो एटीट्यूड है, उसको चेंज करने की बात की जा रही है। तो ऑफ साइट लर्निंग को बेहतर बनाते हुए ऑन साइट लर्निंग पर बल दिया जाएगा, फोकस दिया जाएगा, ठीक है? सिविल सेवा से संबंधित जो सभी पदों की जो भूमिकाएँ हैं, जो रोल उनका है, जो एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है? जो दक्षता ढाँचा है, ठीक है? उस पर आधारित दृष्टिकोण के साथ जो है इसको कोरिलेट करना और इसको
बेहतर करना। सभी सिविल सेवक हैं, जितने भी सिविल सर्वेंट्स हैं, उनको उनका जो मतलब बिहेवियरल अप्रोच है, उनका जो व्यवहारात्मक दृष्टिकोण है, उनका जो फंक्शनल दृष्टिकोण है, ठीक है, उनका जो जहाँ पर वो काम करते हैं उसमें स्किल को डेवलप करना, ठीक है, दक्षता के साथ काम करना और कंसिस्टेंसी के साथ डेवलप करना, उसको मजबूत करना, ठीक है। तो इस पर ऐसो फोकस किया जाएगा। जो सार्वजनिक प्रशिक्षण संस्थान है, जो विश्वविद्यालय आदि सहित सीखने की प्रक्रियाओं संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट चीज है उसके साथ साझेदारी करना, इन सब चीजों पर फोकस किया जाएगा। और इस कार्यक्रम को एकीकृत सरकारी ऑनलाइन प्रशिक्षण आई गॉट, ठीक है, तो आई गॉट जो आपका है, आई गॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म की स्थापना द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो आपका इंपॉर्टेंट है, इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग, ठीक है, इसका शॉर्ट फॉर्म है आपका आई गॉट। तो इसके साथ इसको कोरिलेट करना। और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, मिशन कर्मयोगी रूल बेस्ड टू रोल बेस्ड, केवल नियम आधारित न होकर भूमिका आधारित होना चाहिए। केवल जो नियम है, कानून है, मतलब ऐसा नहीं कि कानून का उल्लंघन हो, मतलब केवल नियम आधारित नहीं हो। मैं बार बार बोलता हूँ कि प्रशासन शासन जो है परिस्थिति परक होता है, उसके अकॉर्डिंग काम करना। तो नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग में जैसे शिफ्ट फ्रॉम रूल बेस्ड टू ए रोल बेस्ड, ठीक है, तो नियम के आधार पर ना होकर भूमिका के आधार पर होना चाहिए। और एक मानव संसाधन प्रबंधन बेहतर तरीके से होना चाहिए फ्रेंड। तो ये पहला मैंने आपको बताया, इसको ध्यान रखिएगा कि रूल बेस के जगह रोल बेस को डेवलप करना। और इम्फेसिस रोल ऑफ ऑन साइट लर्निंग इन कंप्लीमेंटिंग ऑफ साइट लर्निंग, ऑन साइट लर्निंग को ज़्यादा फोकस करना फ्रेंड, ठीक है। और लिंकिंग ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ कॉम्पिटेंस ऑफ सिविल सर्विसेज, जो ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग के साथ साथ विकास करना। ट्रांसफॉर्मिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन इनटू सेंटर ऑफ एक्सलेंस, जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस है उसको भी बेहतर करना, ठीक है। और तो इन सब चीज़ों पर है सो काम किया जाएगा फ्रेंड। मिनिस्ट्री टू डायरेक्टली इन्वेस्ट एंड को क्रिएट एक कॉमन लर्निंग इकोसिस्टम, एक अच्छा पारिस्थितिकी तैयार किया जाएगा फ्रेंड, जिससे ये लोग बेहतर तरीके से काम करें। और फोकस ऑन मैसिव स्केल ट्रेनिंग ऑन ई लर्निंग, ई लर्निंग पर मतलब जो टेक्नोलॉजी के माध्यम से, ठीक है, उस पर ज़्यादा फोकस किया जाएगा। तो इन सब चीज़ों पर है सो काम करने की बात की जा रही है। और प्रधानमंत्री जो हैं, प्रधानमंत्री की जो सार्वजनिक मानव संसाधन परिषद है, प्राइम मिनिस्टर पब्लिक ह्यूमन रिसोर्स, यह परिषद जो है प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में सिविल सेवा रिफॉर्म पर काम करेगा, कैपेसिटी बिल्डिंग पर काम करेगा, एक स्ट्रेटजी देगा कि कैसे काम करना है, और एक हेड बॉडी के रूप में, एक एपेक्स बॉडी के रूप में ये काम करेगा फ्रेंड, प्राइम मिनिस्टर पब्लिक ह्यूमन रिसोर्स काउंसिल, ठीक है। इसमें कुछ सेंट्रल मिनिस्टर होंगे, मुख्यमंत्री होंगे, जो प्रख्यात सार्वजनिक मानव संसाधन जो प्रोफेशनल हैं, जो ह्यूमन रिसोर्स के जो प्रोफेशनल हैं, कुछ विचारक होंगे, कोई ग्लोबल थिंकर्स होंगे, लोक सेवा के पदाधिकारी भी इसमें शामिल होंगे। और क्षमता विकास आयोग जो आपका है, इस आयोग की क्या भूमिका होगी, ठीक है, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं फ्रेंड। कि वार्षिक क्षमता निर्माण योजनाओं का अनुमोदन करने में प्रधानमंत्री की सार्वजनिक मानव संसाधन परिषद की सहायता करना, ठीक है ना, तथा जो हितधारक विभाग के साथ इन योजनाओं के कार्यान्वयन का कोऑर्डिनेशन करना एवं क्या करना, सुपरविजन करना, इस पर फोकस किया जाएगा। सिविल सेवा क्षमता विकास से संबंध सभी जो केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थानों का फंक्शनल इंस्पेक्शन करना, ठीक है, कि कैसे चीजें वहां पे हो रही है, तो ये किया जाएगा। आंतरिक एवं बाह्य संकाय, ठीक है, मतलब इंटरनल और एक्सटर्नल जो आपका होगा, उसमें संसाधन केंद्रों सहित जो लर्निंग रिसोर्सेस को सृजित करना कि कैसे बेहतर तरीके से लोगों को प्रशिक्षण दिया जाए। सभी जो सिविल सेवाओं में कैरियर के मध्य में जो समान प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए पैरामीटर निर्धारित करना, ठीक है, जो सिविल सर्वेंट्स हैं तो उसके लिए कुछ पैरामीटर निर्धारित करना। सरकार को ह्यूमन रिसोर्स का मैनेजमेंट, ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग के क्षेत्रों में जो पॉलिसी, जो नीतिगत उपाय है उसका सुझाव देना, ठीक है। और कैबिनेट सचिव, जो कैबिनेट सेक्रेटरी होता है फ्रेंड, जो देश का सिविल सेवा का सबसे प्रधान होता है, तो कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में
कोऑर्डिनेशन यूनिट की भी स्थापना की जाएगी। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में जो कोऑर्डिनेशन यूनिट होगी उसकी भी स्थापना की जाएगी, ये इंपॉर्टेंट है। तो मिशन कर्मयोगी जो आपका है फ्रेंड, मिशन कर्मयोगी रिफॉर्मिंग इंडियन ब्यूरोक्रेसी, पूरे नौकरशाही जो ब्यूरोक्रेसी है इसको पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म करेगी और इसमें सुधार करने की बात की जा रही है। इसका लाभ क्या होगा, इसका बेनिफिट क्या होगा, फिर मैं आपको लास्ट में एक बार फिर से रिवाइज कर दूंगा इसका लाभ क्या है, इसका बेनिफिट क्या है। तो इसके बेनिफिट के अंतर्गत आपकी जैसे कुशल सेवा वितरण सुनिश्चित होगा, जो स्किल्ड सर्विसेज मिलेगा लोगों को, किसके लिए, नागरिकों के लिए। शासन में ट्रांसपेरेंसी डेवलप होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी डेवलप होगा, मतलब कुशल सेवा वितरण सुनिश्चित होगा। स्किल्ड रूप से जो सर्विसेज है उसको उसका गवर्न किया जाएगा यहाँ के लोगों को। और जो शासन है, जो ब्यूरोक्रेसी है, उसमें अकाउंटेबिलिटी आएगी, अकाउंटेबल रहेंगे वो लोग। ट्रांसपेरेंसी डेवलप होगा और सिटीजन सेंट्रली वर्क होगा, मतलब नागरिक सबसे इम्पोर्टेंट है। तो नागरिक केंद्रिता दृष्टिकोण सृजित होगा। तो पहला क्या हो गया कि जो स्किल्ड सर्विसेज दिया जाएगा यहाँ के सिटीजन्स को। दूसरा क्या है, जो शासन है उसमें अकाउंटेबिलिटी डेवलप होगा, उसमें ट्रांसपेरेंसी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और ये टॉपिक आपका गवर्नेंस के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो जीएस के पेपर 2 के अंतर्गत जो गवर्नेंस का पार्ट है, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नेंस, तो उसमें भी मिशन कर्मयोगी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो उस दृष्टिकोण से भी देखिएगा फ्रेंड। और जो प्रश्न आपके हैं आईएएस है, पीसीएस है, जो भी एग्जाम देते हैं तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है मिशन कर्मयोगी, इसको ध्यान रखिएगा। तो पहला जैसे मैंने बताया कि स्किल्ड सर्विसेज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, शासन जो है उसमें अकाउंटेबिलिटी डेवलप होगी, ट्रांसपेरेंसी डेवलप होगी और सिटीजन सेंट्रली वर्क करेगा। मतलब नागरिक जो है उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस प्रदान करना है, क्योंकि उसी के लिए सारी चीज़ें हैं। और भारतीय सिविल सेवकों को भविष्य के लिए क्या करेगा, ये तैयार करेगा, ठीक है। सहयोगात्मक कोऑपरेटिव एंड एक ऐसा कोऑपरेटिव इकोसिस्टम तैयार करेगा जिससे सारी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड रहे और बेहतर तरीके से चीज़ें हो सकें। तो भारतीय सिविल सेवकों के भविष्य के लिए क्या करेगा, तैयार करेगा फ्रेंड। और दूसरा आपका क्या है, सहयोगात्मक रूप से कोऑपरेट करना और एक साझा पारिस्थितिकी तंत्र निर्मित होगा, जिससे मतलब मेन आपका क्या है कि नागरिकों के हित के लिए काम करना। और एक आप हमेशा चर्चा में रहता है फ्रेंड आपका सामान्यीकरण और विशेषज्ञता, ठीक है, मतलब जर्नलिस्ट वर्सन स्पेशलिस्ट। जो मान लिया कि जो टेक्नोक्रेट्स होते हैं, जो टेक्नोक्रेट्स हैं जो किसी विशेष प्रोफेशनल डिग्री को लेकर आ रहे हैं, और जो सिंपल ग्रेजुएट करके आ रहे हैं, जब वो अधिकारी बनते हैं, ठीक है, तो उनके बीच में एक एक विरोधाभास होता है, ठीक है, एक फ्रिक्शन होता है उनके बीच में, तो उसको भी समाप्त करना, ठीक है ना। क्योंकि ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट भी है और ये गवर्नेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि सामान्यीकरण और विशेषज्ञता के मध्य का अंतराल जो है वो समाप्त करना और एक अच्छे तरीके से प्रशिक्षण देके इनको तैयार करना। तो ये आपको मैंने बताया फ्रेंड मिशन कर्मयोगी, इसको आप ध्यान रखिएगा अच्छे तरीके से। और इसमें जो प्रश्न आपका पूछा जाएगा तो मैं इसको फिर से आपको बताऊंगा, इसमें एक बार जब मैं लास्ट में कंक्लूड करूंगा सेशन तो फिर से स्टार्टिंग से बताऊंगा। एक दूसरा टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट है कि राजनीति के अपराधीकरण से निपटना, टैकलिंग क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, ये भी काफी चर्चा में है। तो इसके अंतर्गत आपको पता है निर्वाचन आयोग, आप अच्छे तरीके से आपने पढ़ा होगा इंडियन पॉलिटी में। तो निर्वाचन आयोग ने संबंधित उम्मीदवारों एवं चुनाव के लिए उन्हें नामित करने वाले जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो राजनीतिक दलों द्वारा जो क्रिमिनल जो आपराधिक ब्यूरो हैं, जो आपराधिक ब्यौरा है, उसके प्रकटीकरण के समय को संशोधित करने का निर्णय लिया है, ठीक है ना। मतलब कि मान लिया कि कोई अगर राजनीतिक पार्टी, कोई राजनीतिक दल अगर किसी भी व्यक्ति को अगर टिकट दे रहा है तो वो क्या उसकी रही है, मतलब जो उसका क्या बैकग्राउंड रहा है उस पर है, सो इस पर चर्चा किया जाएगा। तो इसमें जो गाइडलाइंस है, गाइडलाइंस के अंतर्गत जो प्रत्येक उम्मीदवार है, तो गाइडलाइंस के अंतर्गत जो प्रत्येक उम्मीदवार हैं और राजनीतिक दल के जो निर्वाचनों से पूर्व एक कोई भी एक नेशनल न्यूज़पेपर और रीजनल न्यूज़, दो न्यूज़पेपर में, टेलीविज़न पर,
ठीक है, अगर कोई आपराधिक ब्यौरा है, अगर कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड रहा है, ठीक है, इसको 3 बार सार्वजनिक करना आवश्यक है। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा फ्रेंड, ठीक है ना। तो ये गाइडलाइंस आपका ये है फ्रेंड कि गाइडलाइंस के अंतर्गत कि कोई भी उम्मीदवार अगर है और राजनीतिक दल के मतलब अगर कोई इसको टिकट दिया जा रहा है, तो कोई भी एक नेशनल न्यूज़पेपर, रीजनल न्यूज़, 2 रीजनल न्यूज़पेपर और टेलीविज़न पर को अगर कोई आपराधिक ब्यौरा है, अगर है तो उसको 3 बार पब्लिकली उसको बताना पड़ेगा, 3 बार सार्वजनिक करना आवश्यक है। तो ये एक इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। और जो निर्विरोध विजेता उम्मीदवार हैं, ठीक है ना, तो निर्विरोध विजेता उम्मीदवारों के साथ-साथ उन्हें नामित करने वाले जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, राजनीतिक दल भी हैं, यदि उनका कोई आपराधिक ब्यौरा है, तो उसे प्रकट करना पड़ेगा। ठीक है ना? कोई अगर मान लिया कि तो इस तरह की चीज़ें हैं और यह समय सीमा जो है, ये समय सीमा जो टाइम लिमिट होगा, यह समय सीमा मतदाताओं को अधिक सूचित तरीके से उनके विकल्प का प्रयोग करने में सहायता करेगी। ठीक है? तो एक निश्चित समय सीमा के अंतर्गत जो है एक पब्लिक ओपिनियन क्रिएट होता है फ्रेंड। तो पब्लिक ओपिनियन एक क्रिएट करने पर इस पर है सो काम किया जाएगा। और निर्वाचन आयोग ने हमेशा से, ठीक है, और इस पर सुप्रीम कोर्ट का भी गाइडलाइंस हमेशा आया है इलेक्टोरल रिफॉर्म पे, चुनाव सुधार पर। जैसे आपका 97 में इलेक्शन कमीशन ने जितने भी रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं, निर्वाचन अधिकारी हैं, उनको निर्देश दिया था कि ऐसे उम्मीदवार के जो नामांकन, जो नॉमिनेशन फाइल कर दिया जाता है, नॉमिनेशन फाइल जो किया जाता है उम्मीदवार के द्वारा, उसको अस्वीकार कर दिया जाए, जो नामांकन पत्र दाखिल करने के दिन भी अगर दोषी दोषी ठहराया गया हो। मान लिया कि जिस दिन कोई अगर उम्मीदवार है, अगर वो नामांकन पत्र नॉमिनेशन फाइल कर रहा है और अगर उस दिन कोई फैसला है, अगर कोई न्यायालय का अगर फैसला अगर आता है, उसमें अगर उसको दोषी ठहराया गया है, ठीक है, भले ही उनकी सजा जो है कुछ नहीं दिया गया, लेकिन सजा को सस्पेंड कर दिया गया हो, निलंबित कर दिया गया हो, तो उस दिन का भी ध्यान में रखना है और उसको उसका नॉमिनेशन जो है अस्वीकार कर दिया जाएगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान में रखना है। और बाकी इलेक्टोरल रिफॉर्म में बहुत सारी चीजें हैं फ्रेंड। और चुनावों के दौरान, ड्यूरिंग इलेक्शन, चुनावों के दौरान ब्लैक मनी को जब्त करने के लिए फ्लाइंग स्क्वाड की एक प्रणाली प्रारंभ की गई है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिएगा कि चुनावों के दौरान जो ब्लैक मनी है, काले धन को जब्त करने के लिए फ्लाइंग स्क्वाड की एक प्रणाली आरंभ की गई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और सब नोट करते चलेंगे फ्रेंड, बाकी मैं पीडीएफ आपको दूंगा। और इलेक्शन कमीशन द्वारा, निर्वाचन आयोग द्वारा अधिक गहन मतदाता जागरूकता, मतलब इंटेंस वोटर अवेयरनेस कैंपेन करना, ठीक है, कि मतलब जो मतदाता हैं, जो वोटर हैं, उनको जागरूक करना, उनको बताना कि क्या-क्या चीजें हो रही हैं, इसका भी संचालन निर्वाचन आयोग के द्वारा किया गया है। और वर्तमान में अगर देखा जाए फ्रेंड, किसी भी कोई नेशनल है, राष्ट्रीय राष्ट्रीय राज्य विधानसभा चुनावों में भाग लेने के लिए एक उम्मीदवार को निर्वाचनों का जो संचालन नियम है 61 का, कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961 की आचार संहिता में एक फॉर्म होता है फ्रेंड, ठीक है, ये फॉर्म 26, ये ध्यान रखिएगा, फॉर्म 26 के अनुसार एक शपथ पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है। ठीक है ना। तो नेशनल, राष्ट्रीय स्तर पर अगर चुनाव हो रहा है, राज्य स्तर पर अगर विधानसभा के इलेक्शन हो रहे हैं, ठीक है, तो कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल 1961 की जो आचार संहिता के आधार पर एक फॉर्म 26 के अनुसार एक शपथ प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है। और इनमें यदि कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड होता है, अगर कोई आपराधिक ब्यौरा है, तो उसके बारे में तथा उसकी संपत्ति के बारे में, जो उसके लायबिलिटीज हैं, उसका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, उसका डिस्क्रिप्शन होता है। तो ये ध्यान रखना है आपको कि कोई भी अगर राष्ट्रीय है, राज्य विधानसभा चुनाव में अगर कोई उम्मीदवार अगर पार्टिसिपेट कर रहा है, तो कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961, ठीक है, ये इसके अंतर्गत फॉर्म 26 में एक शपथ प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है और उसमें उसको सारा डिटेल आपको देना होगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है, ये इंफॉर्मेशन को ध्यान रखिएगा। और साथ में है, निर्वाचन आयोग ने उच्चतम न्यायालय का जो आदेश है उसका पालन करने के लिए फॉर्म 26 में भी अमेंडमेंट किया है, फॉर्म 26 में भी संशोधन किया है। इसमें उम्मीदवारों को
आयोग द्वारा जो प्रदान किए गए फॉर्म को भरने और उनका जो क्रिमिनल बैकग्राउंड है उसका विवरण प्रस्तुत करना बिल्कुल कंपलसरी, बिल्कुल आवश्यक कर दिया गया है। ठीक है ना, उसको देना ही देना पड़ेगा अगर इस तरह का कोई है तो ये आपका इम्पोर्टेंट था। मैंने आपको एक मिशन कर्मयोगी बताया, और फिर आपका राजनीति में अपराधीकरण को रोकने के लिए इलेक्शन कमीशन के द्वारा क्या उपाय किए गए हैं उस पर मैंने चर्चा किया फ्रेंड। और तीसरा टॉपिक आपका है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, और केशवानंद भारती केस। ठीक है, तो केशवानंद भारती केस अभी चर्चा में बना हुआ है फ्रेंड, क्योंकि जो मेन केशवानंद भारती जो थे पक्ष, जो ये केस था, उनका निधन हो गया है। तो इससे संबंधित हो सकता है एग्जामिनेशन में प्रश्न पूछे, और ये भी भारतीय संविधान के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण केस है। ऐसे तो पूरे बहुत सारे केसेस हैं, शंकरी प्रसाद है, सज्जन सिंह का केस है, गोलकनाथ का केस है, ठीक है ना, मिनरवा मिल्स केस है, केशवानंद भारती केस है, बहुत सारे केसेस हैं, लेकिन ये चर्चा में बना हुआ है फ्रेंड, तो इसमें आप अच्छे तरीके से इसको आपको समझना होगा। ठीक है, तो जो इम्पोर्टेंट इसमें है, जैसे केशवानंद भारती बनाम, तो इसके अंतर्गत जो आपका फ्रेंड है केशवानंद भारती बनाम श्रीपद वरु अन्य बनाम केरल राज्यवाद के मुख्य जो याचिकाकर्ता थे, ठीक है, उनका निधन हो गया। और ये केस जो है ये मतलब भारतीय संविधान में काफी इम्पोर्टेंट इसकी भूमिका है फ्रेंड। इसके बाद बहुत सारी चीज परिवर्तन हुआ। सबसे पहले कुछ देखते हैं कि केशवानंद भारतीवाद के बारे में क्या है। ठीक है, तो यह जो वाद है, ये जो डिस्प्यूट आपका था फ्रेंड, तो केरल भूमि सुधार अधिनियम 1963 के तहत सरकार द्वारा केशवानंद की भूमि के का अधिग्रहण को चुनौती देने वाली केरल सरकार के एक याचिका दायर की गई थी। कहने का अर्थ यह है कि जो केशवानंद हैं वो एक मठ का संचालन करते थे, और उस मठ को सरकार अपने अंतर्गत उसका प्रबंधन लेना चाहती थी। ठीक है, तो ये जो प्रबंधन लेना चाहती थी उसी पर ये आधारित केस है, जो एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फिर बाद में हुआ फ्रेंड। और इस याचिका में राज्य सरकार पर, स्टेट गवर्नमेंट पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25, आपको पता है 25 है, 26 है और 31 के अंतर्गत जो फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है, 25-26 में आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, उसके अतिक्रमण का आरोप लगाया गया था। ये स्टेट गवर्नमेंट जो है, केशवानंद एक केरल में एक मठ था उसका संचालन करते थे, और केरल सरकार उसका अधिग्रहण करना चाह रही थी। तो केशवानंद ने अपने वकील के माध्यम से, पालकी वाला के माध्यम से, और केशवानंद के बारे में कुछ और भी इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग आपको बता दें, केशवानंद कभी भी न्यायालय नहीं गए। ठीक है ना, जो पालकी वाला साहब थे, जो उनके वकील थे, उन्होंने ही सारे केसेस को देखा, और अभी तक की सबसे बड़ी बेंच मानी जाती है। ठीक है, 13 न्यायाधीशों की ये पीठ थी, तो ये सब चर्चा में काफी रहता है। तो इस याचिका में राज्य सरकार पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25, 26 और 31 में जो फंडामेंटल राइट्स मिला गया है फ्रेंड, उसके अतिक्रमण का आरोप लगाया गया था, जो ये याचिका दाखिल की गई थी। और इस मामले की सुनवाई जो है वो 13 न्यायाधीशों के बेंच के द्वारा की गई थी। 13 न्यायाधीशों का बेंच था अभी तक का सबसे बड़ा, और यह उच्चतम न्यायालय की गठित सबसे बड़ी बेंच थी फ्रेंड, काफी इंपॉर्टेंट है। और बैकग्राउंड अगर थोड़ा देखा जाएगा कि संसद की संविधान संशोधन करने की शक्ति और विधायी शक्तियों के मध्य कोई अंतर है कि नहीं। ठीक है, और संविधान में किसी भी संशोधन को अनुच्छेद 13(2), ठीक है, 13 अनुच्छेद 13 में क्या है, जैसा कि आपको पता है फ्रेंड कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं, तो फंडामेंटल राइट जो आपका है वो 12 से 35 तक है फंडामेंटल राइट। ठीक है, 12 में, अनुच्छेद 12 में क्या है, राज्य की परिभाषा है, राज्य क्या होता है, क्योंकि राज्य के विरुद्ध ही लोगों को फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार दिया गया है। और अनुच्छेद 13 में क्या है, अनुच्छेद 13 में है कि फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट में ऐसा कोई कानून नहीं बनाया जा सकता है जो मौलिक अधिकार का हनन करे। ठीक है ना, और उसके बाद 14 से लेकर आपका 35 तक आपका फंडामेंटल राइट जो आपका है पूरा। 14 में जैसे समानता का अधिकार,
15 में धर्म, मूलवंश, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर समानता, अवसर की समानता 16 में, 17 में अस्पृश्यता का अंत, 18 में उपाधियों का अंत, 19 में आपका स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, इसी तरह से बहुत सारे हैं अधिकार, 20 है, 21 है, 22 है। तो समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के अधिकार, बहुत सारे जो फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं। तो ये जो आपका केस था इसमें फ्रेंड आपका ये था कि संसद की संविधान संशोधन करने की शक्ति, जो पार्लियामेंट है, वो किस लेवल तक अमेंडमेंट कर सकती है, और जो लेजिस्लेटिव पावर है, जो विधायी शक्तियों के मध्य कोई अंतर है या नहीं, और संविधान में किसी भी संशोधन को अनुच्छेद 13(2) जो राज्य को मूल अधिकारों को हटाने या निरस्त करने के लिए कोई भी कानून बनाने से प्रतिबंधित करता है। ठीक है, जो मैंने आपको बताया। ठीक है, इसका अनिवार्य रूप से तात्पर्य था कि मूल अधिकारों को संसद द्वारा संशोधित किया जा सकता है या नहीं। इसका जो पूरा मेन जो कॉन्सेप्ट था कि क्या पार्लियामेंट के द्वारा फंडामेंटल राइट्स का अमेंडमेंट किया जा सकता है या नहीं। ठीक है फ्रेंड, और 24वां संशोधन किया गया गोलकनाथ मामले के केस में अगर देखा जाएगा। ठीक है, तो जैसे गोलकनाथ का जो केस था फ्रेंड, तो 24वां संशोधन इसमें बंद क्या किया गया था, यहाँ पर 24 अमेंडमेंट देखेंगे। ऐसे पूरे केसेस को मैंने काफी डिटेल तरीके से बताया है, तो मेरी पॉलिटी की क्लासेस आप देख सकते हैं। ठीक है, उसमें मैंने कहा शंकरी प्रसाद, सज्जन सिंह, गोलकनाथ केस। ठीक है, उसके बाद आपका केशवानंद भारतीवाद, उसके बाद फिर आपका मिनर्वा मिल्स केस, मेनका गांधीवाद, तो मैंने काफी डिटेल में बता रखा है। तो गोलकनाथ मामले में 24वां संशोधन किया गया फ्रेंड, और इसमें उपबंध किया गया कि संविधान संशोधन अनुच्छेद 13 के तहत विधि नहीं है। ठीक है, मतलब संविधान संशोधन अनुच्छेद 13 के तहत जो है विधि नहीं है, इसलिए संसद में किसी भी मूल अधिकार में संशोधन करने की शक्ति नहीं थी। ये 24 अमेंडमेंट में किया गया। 24वां संशोधन में किया गया कि संविधान संशोधन अनुच्छेद 13 के तहत विधि नहीं है, कानूनी नहीं। ठीक है, इसलिए संसद जो है फंडामेंटल राइट्स में संशोधन करने की शक्ति संसद को प्राप्त है, और संसद को भारत के संविधान के किसी भी प्रावधान को संशोधित करने की शक्ति प्राप्त है। ठीक है ना, तो आप देख सकते हैं ये पार्लियामेंट के को मजबूत करने के लिए, विधायिका और न्यायपालिका के विवाद में विधायिका को मजबूत करने के लिए, तो संसद को भारत के संविधान के किसी भी प्रावधान में वो संशोधन कर सकता है। ठीक है, उसके बाद एक 25वां संशोधन किया गया फ्रेंड। ठीक है, 25वां संशोधन किया गया। इस अधिनियम की धारा 2 ने क्या किया कि संपत्ति के अधिकार में कटौती की थी, जो राइट टू प्रॉपर्टी था, और सार्वजनिक उपयोग के लिए सरकार द्वारा पब्लिक यूटिलाइजेशन के लिए, पब्लिक यूज के लिए सरकार द्वारा पब्लिक प्रॉपर्टी के लिए, मतलब सरकार द्वारा जो प्राइवेट प्रॉपर्टी के अधिग्रहण की अनुमति प्रदान की थी, और साथ में जो कंपनसेशन होगा, क्षतिपूर्ति की जो राशि का निर्धारण होगा, वो पार्लियामेंट द्वारा किया जाना था, कि न कि न्यायालय द्वारा। तो 24वां संशोधन के तहत क्या किया गया, पार्लियामेंट को ये बताया गया, ये पावर दिया गया कि पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स में और संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। और 25वां संविधान संशोधन के अंतर्गत क्या किया गया कि जो संपत्ति का अधिकार है उसमें कटौती किया जा सकता है, और सार्वजनिक उपयोग के लिए, ज्यादातर उपयोग के लिए जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसका अधिग्रहण कर सकते हैं, और क्षतिपूर्ति की जो राशि हो जाए, कंपनसेशन जो दिया जाएगा, वो पार्लियामेंट के द्वारा निर्धारित किया जाएगा, न कि जुडिशियरी के द्वारा किया जाएगा। धारा 3 इसके अंतर्गत क्या किया गया कि राज्य के अंतर्गत आपने पढ़ा होगा डायरेक्टर प्रिंसिपल्स, तो राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों पर वरीयता प्रदान की गई। यहां पर थोड़ा सा मैं आपका समय लेना चाहूंगा फ्रेंड, कि फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टर प्रिंसिपल्स, तो फंडामेंटल राइट जो है और डायरेक्टर प्रिंसिपल्स जो है, ये दोनों में फंडामेंटल राइट्स को के ऊपर डायरेक्टर प्रिंसिपल्स को ज्यादा महत्व, ज्यादा वरीयता प्रदान किया गया, और विभिन्न जो डायरेक्टर प्रिंसिपल्स हैं, जैसे अनुच्छेद 39B और
39C, ठीक है फ्रेंड, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक है, 39B और 39C के तहत निर्धारित नीतियों को न्यायिक पुनरावलोकन के दायरे से मुक्त कर दिया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने काफी डिटेल में पढ़ा रखा है इसको, पूरा जितना भी आपका लैंडमार्क जजमेंट है, अगर आपको डिटेल पढ़ना है तो मेरी क्लासेस आप देख सकते हैं, यूट्यूब पे है, इंडियन पॉलिटी में फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत मैंने काफी लीडिंग जितने भी लैंडमार्क जजमेंट है सबको बड़े अच्छे तरीके से कोरिलेट करके कराया है। तो इसके अंतर्गत क्या किया गया फ्रेंड कि डायरेक्टर प्रिंसिपल्स को फंडामेंटल राइट्स पर वरीयता प्रदान किया गया और अनुच्छेद 39B और 39C के तहत जो नीतियों का निर्माण किया था उसको जुडिशियल रिव्यू से उसको बाहर कर दिया कि न्यायपालिका जो है उस पर इंटरफियर नहीं कर सकती है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट आपका ये। उसके बाद आपका एक 29th अमेंडमेंट होता है फ्रेंड, ठीक है। 29th अमेंडमेंट में क्या होता है कि इसने भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची, 9th शेड्यूल आपको पता ही होगा, टोटल शेड्यूल आपका कितना है फ्रेंड, 1 से लेकर 12 तक है, ठीक है। और पहली अनुसूची, दूसरी अनुसूची तो इंपॉर्टेंट है प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से, तो इसको ख्याल रखिएगा किसके अंतर्गत क्या क्या है। तो 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 11 है और 12 है। तो 9th शेड्यूल जो आपका है, इसमें अगर किसी विषय को अगर डाल दिया जाता है तो जुडिशियल रिव्यू से क्या होता है, वो बाहर हो जाता है, न्यायिक पुनरावलोकन से बाहर हो जाता है, ठीक है। तो भारत के संविधान की जो 9वीं अनुसूची है, इसमें केंद्रीय और राज्य कानूनों की सूची, इसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। उसमें भूमि सुधार कानून भी समाविष्ट किए गए थे, लैंड रिफॉर्म का कानून, भूमि सुधार आपको पता ही है क्या है, ठीक है। तो इसके अंतर्गत क्या हुआ कि इसका निष्कर्ष क्या हुआ, केशवानंद भारतीवाद का निष्कर्ष क्या हुआ, क्या फैसला आया। फैसला आपका ये आया फ्रेंड कि जो 24वां संशोधन की वैधता को बरकरार रखा गया। जब न्यायालय में चर्चा की गई संदर्भ में, तो न्यायपालिका ने जो है वो 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हुआ था उसके वैलिडिटी को बरकरार रखा गया। उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया केशवानंद भारतीवाद के संदर्भ में कि संसद को संविधान के किसी भी भाग में मूल अधिकारों सहित संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है। बहुत अच्छी बात है भाई। और संशोधन द्वारा संविधान की जो अनिवार्य विशेषताएं हैं या मूलभूत सिद्धांत हैं या जो मूल ढांचा है उसमें परिवर्तन नहीं कर सकती है, उसमें क्षति नहीं हो सकता है, उसका लोप नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो ये चीजें जो हैं, मतलब कुल मिलाकर क्या है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है, मूल ढांचे का सिद्धांत। तो मूल ढांचे का सिद्धांत किसमें आया फ्रेंड, मूल ढांचे का सिद्धांत केशवानंद भारतीवाद में आया, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है, मतलब उन्होंने, न्यायपालिका ने सारे संशोधन को माना, ठीक है, लेकिन उसने क्या बोला कि भाई ऐसा है कि पार्लियामेंट संशोधन नहीं, पार्लियामेंट संशोधन कर सकती है, फंडामेंटल राइट्स में कर सकती है, ठीक है ना, संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, लेकिन जो संविधान का जो मौलिक ढांचा है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है, उसका, उसमें संशोधन नहीं कर सकती, ठीक है ना। और सबसे पहली बार मूल ढांचा बताया गया फ्रेंड, ये समय समय पर न्यायपालिका द्वारा बेसिक स्ट्रक्चर को, मूल ढांचे को बताया जाता है। और सबसे पहले मूल ढांचे को बताया गया, उसमें क्या बताया गया, 1980 में बताया गया फ्रेंड, मिनर्वा मिल्स केस में बताया गया। और उसमें क्या बताया गया, जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन जो है वो संविधान का मूल ढांचा है, बेसिक स्ट्रक्चर है, और ये अधिकार न्यायपालिका के द्वारा, ये अधिकार विधायिका के द्वारा न्यायपालिका से नहीं छीना जा सकता है, क्योंकि जुडिशियल रिव्यू जो है वो एक मूल ढांचा है, एक बेसिक स्ट्रक्चर है। और मूल जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या हो गया कि न्यायपालिका संविधान के किसी भी भाग का पुनरावलोकन कर सकती है, सरकार के द्वारा बनाए गए किसी भी कानून का वो रिव्यू कर सकती है, और अपना भी अगर फैसला न्यायपालिका ने दिया है तो उसका भी वो पुनरावलोकन कर सकती है, जिसको हम लोग समीक्षा का अधिकार बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। और इसने न्यायिक पुनरावलोकन के दायरे का विस्तार किया, जुडिशियल रिव्यू जो है उसके दायरे का विस्तार किया फ्रेंड, जिसमें जो शीर्ष न्यायालय है, जो एपेक्स कोर्ट है, तो
जो भारतीय लोकतंत्र की जो भावना है, ठीक है, मतलब कुल मिलाकर मूल ढांचे के सिद्धांत को लागू करने के लिए स्वतंत्र है। और न्यायिक पुनर्लोकन जुडिशियल रिव्यू जो है, तो केशवानंद भारती का जो केस है ये काफी इंपॉर्टेंट है। और केशवानंद जी का निधन हुआ है, तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है, तो इसमें ध्यान रखिएगा। और इसमें सारी चीजें को रिलेटेड है फ्रेंड, कि सबसे पहले आपका शंकरी प्रसाद का केस आया, फिर सज्जन सिंह का केस आया, ठीक है, दोनों केस में विधायिका की जीत हुई। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के केस में विधायिका की जीत हुई। लेकिन उसके बाद फिर आपका केशवानंद भारती आया, जो पूरे मामले को ही पलट दिया। और इसमें सबसे पहले मूल ढांचे की बात की गई, ठीक है, और मूल ढांचे बताया नहीं गया कि मूल ढांचा क्या है। 1980 में सबसे पहली बार मूल अधिकार को, ठीक है, सबसे पहली बार जुडिशियल रिव्यू को बताया गया कि ये मूल ढांचा है। और समय समय पर बहुत सारी चीजों को न्यायपालिका ने बताया है। केशवानंद भारती वाद के बाद मिनर्वा मिल्स का केस आया, ठीक है, उसके बाद मेनका गांधी वाद का केस आया। इसका इसका जो जिस्ट आपका ये है फ्रेंड, कि फंडामेंटल राइट्स और जो आपका डायरेक्टर प्रिंसिपल्स है, इसमें विरोधाभास नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट आपका डायरेक्टरी प्रिंसिपल्स भी है। डायरेक्टरी प्रिंसिपल्स का मतलब क्या होता है? डायरेक्टरी प्रिंसिपल्स का मतलब ये होता है कि राज्य को निर्देश है कि नीतियों के निर्माण के समय इन निदेशक तत्वों को शामिल करना, जिससे देश के नागरिकों का अच्छे तरीके से उसके लिए पॉलिसी बनाया जा सके। जो पिछड़े वर्ग हैं, पर्यावरण है, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, गांधीवादी सिद्धांत है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बातें की गई हैं। तो इन सब चीजों को है सो उसमें शामिल करना, तो दोनों में कोई विवाद नहीं है। और आने वाले समय में न्यायपालिका ने बहुत सारे डायरेक्टरी प्रिंसिपल्स को फंडामेंटल राइट्स के तहत अनुच्छेद 21 के अंतर्गत शामिल करता चला गया। आप देख सकते हैं कि जो फंडामेंट, और ये समय के साथ जो संशोधन जो होता है फ्रेंड्स, समय के साथ संशोधन जरूरी है, क्योंकि अगर समय के साथ संशोधन नहीं होगा तो भारतीय संविधान प्रासंगिक नहीं बन रह पाएगी, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हर लेवल पर परिवर्तन हो रहा है। तो जब तक आप परिवर्तन नहीं करेंगे, जिसके सहारे आप अपने पूरे कानून का निर्माण कर रहे हैं, शासन प्रशासन कर रहे हैं, तो अगर जिस पर आधारित आप काम कर रहे हैं, अगर उसमें भी अगर जरूरत होता है तो अमेंडमेंट वगैरह करना पड़ता है। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स और फंडामेंटल राइट्स जो है, दोनों में कोई विरोधाभास नहीं है, ठीक है ना। ये एक मतलब एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, ठीक है ना। तो काफी इंपॉर्टेंट है। तो आज हम लोगों ने फ्रेंड इतने टॉपिक को डिस्कस किया, और एक बार मैं इसको रिवाइज कर दें। आज मैंने 3 टॉपिक को डिस्कस किया है फ्रेंड, और फिर कल हम लोग इस पर और उसके बाद देखेंगे कि भारतीय संविधान में जो है मूल ढांचे के सिद्धांत में बहुत सारी चीजों को इसके अंतर्गत सम्मिलित किया है। तो कल हम लोग बात करेंगे फ्रेंड, क्वेश्चन आवर काफी चर्चा में आपका बना हुआ है। एक बार मैं आपको रिवाइज कर दूं कि आज हम लोगों ने क्या क्या किया। सबसे पहले मिशन कर्मयोगी, ठीक है, मिशन कर्मयोगी जो आपका है, ये 20 सितंबर 2020 को इसको इस पर सो मतलब इम्प्लीमेंट किया गया। और सेंट्रल मतलब कैबिनेट के द्वारा मिशन कर्मयोगी जो आपका है, नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग, एनपीसीएससीबी को स्वीकृति प्रदान की गई है, ठीक है ना। इसके अंतर्गत जो 6 पिलर हैं, जैसे मैंने बताया, पॉलिसी फ्रेमवर्क, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, कॉम्पिटेंसी फ्रेमवर्क, डिजिटल लर्निंग फ्रेमवर्क, आईगोट कर्मयोगी, द इलेक्ट्रॉनिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम, द मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन फ्रेमवर्क। तो ये 6 पिलर हैं, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। जो गाइडलाइंस है उसमें क्या है फ्रेंड, कि जो सिविल सेवक को उनके पद की आवश्यकताओं के अनुसार जो कार्य उनको दिया गया है, उसमें अपने कैपेसिटी को बिल्ड करें और रोल बेस्ड प्ले करें। ज्यादा मतलब भूमिका आधारित मानव संसाधन प्रबंधन को अपनाया जाए, कि किस व्यक्ति की क्या भूमिका है। मतलब कुल मिलाकर शासन प्रशासन को क्या करना, प्रशासन को क्या करना, परिस्थिति परक बनाना, ठीक है ना, कंडीशन बाउंड बनाना, रूल बेस के जगह रोल बेस को ज्यादा इंपॉर्टेंट करना, ऑफसाइट लर्निंग से ऑफसाइट लर्निंग को भी बेहतर करना, और साथ में ऑन साइट लर्निंग पर काफी फोकस करना। तो ऑफसाइट लर्निंग से ऑन साइट लर्निंग पर फोकस करना, और सिविल सेवा संबंधित जो भूमिकाएं हैं, फ्रेमवर्क ऑफ रोल कॉम्पिटेंसीज, इस पर इन सब चीजों पर ध्यान देना, इसको बेहतर करना।
जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनका जो बिहेवियर जो उनका बिहेवियरलिज्म है, ठीक है ना, व्यवहारात्मक जो और फंक्शनल है उनका जो कार्य क्षेत्र वगैरह है, उसमें स्किल को डेवलप करना, उसमें डेवलप करना, उसको स्ट्रॉन्ग करना, क्योंकि यहाँ के नागरिकों का गवर्निंग अच्छा से हो सके, ठीक है। जो पब्लिक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, जो यूनिवर्सिटीज वगैरह है, उसमें है सो ट्रेनिंग को बेहतर करना फ्रेंड। और आईगोट जो आपका है, जिसमें इस कार्यक्रम को एकीकृत सरकारी ऑनलाइन प्रशिक्षण आईगॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म की स्थापना द्वारा इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, ठीक है ना। जैसे मैंने आपको बताया फ्रेंड कि रूल बेस की जगह रोल बेस लाना, ऑन साइट लर्निंग पर ज्यादा ध्यान देना फ्रेंड, लिंकिंग ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट पे ध्यान देना सिविल सर्वेंट का, ट्रांसफॉर्मिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन इनटू सेंटर ऑफ एक्सलेंस, ठीक है, उसको और बेहतर करना। तो इस तरह की जो चीजें हैं, और मैसिव स्केल ट्रेनिंग और ई लर्निंग पर काफी फोकस करना, इन सब चीजों पर फोकस किया जाएगा मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत। और प्राइम मिनिस्टर पब्लिक ह्यूमन रिसोर्स काउंसिल जो है, यह परिषद है, इसमें प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में जो सिविल सेवा रिफॉर्म्स है और कैपेसिटी बिल्डिंग के जो वर्क है उनका, उनको स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन उनको देना, और उसके एक एपेक्स बॉडी के रूप में जो आपका है प्राइम मिनिस्टर पब्लिक ह्यूमन रिसोर्स काउंसिल जो है ये काम करेगी। इसमें सेंट्रल मिनिस्टर भी रहेंगे, मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर रहेंगे, जो ह्यूमन रिसोर्स प्रोफेशनल हैं, जो विचारक हैं, ग्लोबल थिंकर्स हैं, जो लोक सेवा पदाधिकारी जो काफी रिनाउंड होंगे, उन लोगों को शामिल किया जाएगा, ठीक है। और कुल मिलाकर इसका उद्देश्य क्या होगा इस काउंसिल का, कैपेसिटी बिल्डिंग, ठीक है ना, कैपेसिटी बिल्डिंग को बेहतर करना और एक बेहतर मानव संसाधन का विकास करना इसका मेन है। और सिविल सेवा जो क्षमता विकास है, जो सिविल सर्वेंट जो कैपेसिटी बिल्डिंग से संबंधित जितने भी सेंट्रल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन वगैरह है, उसका फंक्शन का निरीक्षण करना, उसके कैपेसिटी को देखना, उसको और बेहतर करना, ठीक है। इन सब चीजों पर है सो फोकस किया जाएगा फ्रेंड। और सभी सिविल सेवाओं में कैरियर के मध्य में जो जनरल ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए कुछ पैरामीटर को निर्धारित करना, ठीक है। और ह्यूमन रिसोर्स का मैनेजमेंट, ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग के क्षेत्रों में जो पॉलिसी में क्या उपाय कर सकते हैं, ठीक है, उसमें। और कैबिनेट जो सेक्रेटरी होंगे, जो सिविल सेवा का सबसे प्रमुख अधिकारी होता है भारत का, और राज्य में मुख्य सचिव होता है, उसी तरह से पूरे देश में कैबिनेट सेक्रेटरी होता है। हर आईएएस का सपना होता है कि वो कैबिनेट सेक्रेटरी तक पहुंचे फ्रेंड। तो कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में एक कोऑर्डिनेशन यूनिट की भी स्थापना की जाएगी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड रिफॉर्मिंग इंडियन ब्यूरोक्रेसी जो मिशन कर्मयोगी है, तो ये है। और इसका लाभ क्या होगा फ्रेंड, तो स्किल्ड सर्विसेज को डेवलप करना, जो शासन प्रशासन है उसमें अकाउंटेबिलिटी को डेवलप करना, उसमें ट्रांसपेरेंसी को डेवलप करना, सिटीजन सेंट्रली जो नागरिक केंद्रित दृष्टिकोण को अपनाना, क्योंकि नागरिक ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और भारतीय जो सिविल सेवक हैं, इंडियन सिविल सर्वेंट्स हैं, उनके भविष्य के लिए उनको बेहतर तैयार करना, ठीक है। और सहयोगात्मक और एक बेहतर इकोसिस्टम को डेवलप करना फ्रेंड। जो आपका सामान्यज्ञ हैं और जो विशेषज्ञ हैं, उनके मध्य जो विवाद होता है उसको समाप्त करना। और राजनीतिक अपराधीकरण के अंतर्गत मैंने आपको बताया फ्रेंड कि जो इलेक्शन कमीशन जो है, ये समय समय पर राजनीतिक के अपराधीकरण के लिए कार्य करते रहते हैं, इनके द्वारा कार्य होता है फ्रेंड। तो जैसे मैंने बताया कि जो भी उम्मीदवार हैं या कोई पॉलिटिकल पार्टी किसी को अगर टिकट दे रही है किसी व्यक्ति को, तो नेशनल न्यूज़पेपर और रीजनल न्यूज़पेपर और टेलीविजन में 3 बार अपने बारे में बताना, अगर कुछ क्रिमिनल बैकग्राउंड है तो। जो निर्विरोध विजेता उम्मीदवारों के साथ साथ उन्हें नामित करने वाली जो पॉलिटिकल पार्टी भी, यदि उनका कोई आपराधिक ब्यौरा है तो उसको प्रकट करेंगे, ठीक है। इन सब चीज़ों पर ऐसो हम लोगों ने ध्यान दिया। 1997 में इलेक्शन कमीशन ने सभी निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिया कि जो ऐसे उम्मीदवार का नामांकन पत्र को अस्वीकार कर दिया जाए, जिस दिन भी अगर मान लें नॉमिनेशन करने जा रहा है और कोई अगर न्यायालय का फैसला है उसके अगेंस्ट में है, क्रिमिनल बैकग्राउंड का है, तो उसको खारिज कर सकता है। फ्लाइंग स्क्वाड का गठन करना, इंटेंस वोटर अवेयरनेस को बढ़ाना, ठीक है। इन सब चीजों पर फॉर्म 26 के अंतर्गत मैंने आपको बताया फ्रेंड कि फॉर्म 26 क्या है, इसमें भी आपका संशोधन किया गया। केशवानंद भारतीवाद के बारे में मैंने आपको बताया, काफी चर्चा में है। और मौलिक ढांचा क्या होता है, मौलिक ढांचा जो है केशवानंद भारती के संदर्भ में ही आया था, तो बहुत लीडिंग जजमेंट है। इसके बाद सारी चीजें बदल गई। अगर पूछा जाएगा कि केस का
आधार क्या था याचिका का, अनुच्छेद 25, 26 और 31 के अंतर्गत जो फंडामेंटल राइट्स हैं, अभी तक का सबसे बड़ा बेंच था ये 13 न्यायाधीश का। और 13(2) के अंतर्गत क्या पार्लियामेंट संशोधन कर सकती है मूल अधिकार में, तो इसके बारे में किया गया। फिर 24वां संशोधन किया गया फ्रेंड, जो पार्लियामेंट में इंदिरा गांधी इस समय थी, तो पार्लियामेंट को, संसद को काफी मजबूत किया उन्होंने। और 24 को किया, 25वां किया गया, 25 किया गया। उसके बाद आपका 39 बी और 39 सी काफी चर्चा में बना हुआ था, इसको ध्यान रखिएगा। और उसके बाद 9th शेड्यूल है, 29th अमेंडमेंट है, 9th शेड्यूल है, ये भी आपका था। और उसके बाद फिर न्यायपालिका ने जो है इस पर मूल ढांचे का सिद्धांत, बेसिक स्ट्रक्चर जो आपका सिद्धांत दिया, तो केशवानंद भारती बाद में दिया फ्रेंड। और क्या महत्व इसका है, तो इन सब चीज़ों पर हम लोगों ने चर्चा किया। और फिर हम लोग कल शाम को 5 बजे मिलेंगे फ्रेंड, और आगे के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और जितना भी आपका पॉलिटी का पूरा 1 ईयर का है, मैं पूरे 1 साल का इंडियन पॉलिटी में जो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से है, तो उन सारे चीज़ों पर लेके आऊँगा फ्रेंड। और मेरे टेलीग्राम से जुड़े रहें, तो आपको सारी मेरे क्लास के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और मैं संडे से आपका स्पेशल क्लास में 11 से 12 मैं आपका इंडियन ज्योग्राफी विथ एमसीक्यू ले रहा हूँ। और 1 से 2 आपका इंडियन इकोनॉमी, जो रमेश सिंह सिंप्लीफाइड मेरा चल रहा था फ्रेंड, तो फिर आपका 10 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा। उसमें जुड़े रहें, ऑप्शनल की क्लास चल ही रही है, और ये शाम को 5 बजे क्लास आपको मिलेगी। ठीक है फ्रेंड, तो मेरे कोड वगैरह का हमेशा यूज़ करते रहें आप लोग, और सब्सक्रिप्शन लें, लाइक शेयर मैक्सिमम करें। ठीक है फ्रेंड। और तो इसमें अभी हम लोगों ने फिलहाल किया है कि आपका इंडियन पॉलिटी, इंडियन जो इन्वायरमेंट इकोलॉजी है, और इंडियन इकोनॉमी और ज्योग्राफी संबंधी जितना भी करंट होगा, तो ये सारे मैं इससे आपको अवगत कराते रहूँगा। आपके पास प्लस की भी कोर्सेज हैं, आइकॉनिक हैं, बट आइकॉनिक ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इसमें आपको मतलब पूरा गाइडेंस भी आपको मिलेगा फ्रेंड। तो ओके, बाय, सी यू, ऑल द बेस्ट, फिर मिलते हैं। थैंक यू।